अस्सलाम वालेकुम। SBA न्यूज़ से मैं हूं इरफान राजा। प्रोग्राम ओपन फोरम। मुल्क में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका आप ये कह सकते हैं कि ऊँट पता नहीं किस करवट बैठेगा। चंद दिन पहले जो इलेक्शन के ऐलानात हुए और कागजात नामजदगी पंजाब में और KP में जो होने वाले थे, उस हवाले से कागजात नामजदगी भी मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से जो है वो जमा करवाए गए। कहीं पे कागजात मंजूर हुए, कहीं पे कागजात जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाने के बाद जो है उनको रिजेक्ट किया गया। मौजूदा इस सियासी सूरत हाल में आगे चलकर जो 8 अक्टूबर तक का ऐलान किया गया है इलेक्शन के हवाले से, इसके साथ साथ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके वर्कर्स जो हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं। अपनी कंपेन्स के हवाले से भी उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया है। आज जिस मेहमान शख्सियत के साथ हम बात करेंगे, छोटा सा तारफ़ अगर मैं आपके सामने उनका रखूं कि सियासी एक पार्टी से वाबस्ता तो है, यानी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं और पार्टी के साथ वाबस्तगी के साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। गुजरात में एक बड़ा अच्छा अपना सेटअप जो है वो पाक टेक मोबाइल्स के नाम से जो है एक रामतलाई रोड पे ब्रांच है और दूसरी ब्रांच जो इनकी सरगोदा रोड पर है उसको बड़ा अच्छा रन भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी असलम जवेद साहब, सदर बिजनेस फोरम पाकिस्तान ज़िला गुजरात भी हैं और जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक्त देने का। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन की तरफ आपने मूव किया, इतना बड़ा हल्के में इतने तगड़े और मजबूत उम्मीदवार के होते हुए आपने कागजात नामजदगी वहाँ पे जो है वो दाखिल करवाए। आप अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने भी हमें टाइम दिया। तो इसी तरह ही ये हमारा मुआशरा, पूरी दुनिया इसी तरह ही चल रहा है, कोई टाइम दे रहा है, कोई टाइम ले रहा है। तो आपने जैसे कहा कि PP 34 में और भी मजबूत उम्मीदवार हैं, तो देखिए हमने अपना काम करना है, हमारा अपना बयानिया है। जमात इस्लामी जैसा बयानिया पूरी दुनिया में शायद ही किसी के पास होगा, पाकिस्तान में तो किसी के पास नहीं है। तो राजा साहब देखें, हमारे जितने आज तक लीडर गुजरे हैं, बड़े से लेकर छोटे लीडर कारकुन तक, हम सब के दामन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हैं, किसी पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। हमारे लीडरों ने कभी दौलत नहीं बनाई, कभी करप्शन नहीं की, किसी किस्म की जो है ना इस हवाले से बिल्कुल उनके दामन साफ़ हैं। तो यही बयानिया हम लेके अवाम के पास जाएंगे। जो आपने पूछा कि इलेक्शन होने के कितने चांस हैं, तो इन चांसेस के बारे में यह है कि दोनों धड़े एक्सट्रीम पे खड़े हैं इस वक्त। अब अदालत दरमियान में है, देखें अदालत जो है वो इसके लिए क्या फ़ैसला करती है। लगता यही है कि 50-50 चांस हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। अगर आज नहीं तो कल को तो होने ही होने हैं इलेक्शन, तो आज नहीं तो 2-4 महीने बाद हो जाएंगे। लिहाजा जमात इस्लामी की जो मुमकिन तैयारी है वो इंशाल्लाह उनके तमाम जो उम्मीदवारान हैं सब की मुमकिन तैयारी इंशाल्लाह पूरी है। सही है, यानी आप अपनी कैंपेन का सिलसिला तो आपने आगाज़ तो कर दिया ना। इलेक्शन चाहे वो जल्दी होते हैं या फिर जो भी तारीख उसमें तय पाती है। अच्छा, कागजात नामजदगी, एक तो ये बड़ी आपकी तरफ से खुशाइन बात कि आपके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए और कागजात नामजदगी जमा होने के बाद टिकट मिलने के कितने चांसेस आप समझते हैं? अगर नहीं मिलता तो क्या आज़ाद पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जमात के फैसले को तस्लीम करते हुए चले? जी, जमात इस्लामी में ऐसा है कि पहले से बता दिया जाता है कि कौन कौन बंदा उम्मीदवार है, लेकिन हमारे हलके में उम्मीदवार का भी बताया गया था और साथ में मुझे भी कहा गया था कि कागजात नामजदगी आप दाखिल करवाएं। तो हो सकता है कि मुझे कवरिंग पे जाना पड़े या मेरे साथ सजाद अहमद बड़ाई साहब हैं, वो उम्मीदवार हैं, पहले भी इस हलके से इलेक्शन लड़ चुके हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो मैं उनकी भरपूर सपोर्ट करूंगा और अगर मुझे टिकट मिलता है तो वो मेरी भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम भाइयों की तरह चलेंगे। जमात इस्लामी का यही जो है वो सबक है और यही इसी रूल पे जमात इस्लामी अमल करती है। हम अपने कायदीन के मशवरे के बगैर नहीं चलते। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का वक्त नहीं रहा। राजा साहब वो जब मार्शल्लाह के दौर में बार बार वो होता है गैर जमाती बुनियादों पे, तो आज़ाद उम्मीदवारों की जो है कोई वैल्यू बन जाती है। लेकिन जब मुसलसल इलेक्शन होते हैं जमहूरी अदवार में, तो बिल्कुल आपको बगैर टिकट के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर मेरी जमात मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देगी
तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देगी तो आज़ाद हैसियत में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सज्जाद अहमद बड़ाई साहब की मैं भरपूर सपोर्ट करूंगा। यानी अपनी पार्टी के फैसले को तस्लीम हाँ करते जी, हुए अब जो और करना साथी चाहिए, हैं सबको करना उनको चाहिए साथ लेकर जी। चलेंगे। हमारी जमात के ना लोग लोटे होते हैं और ना ये लोटों को कबूल करते हैं। तैयारी किस समझते हैं, किस लिहाज से तैयारी का प्रोसेस आपका किस हद तक है? और अगर इसी सवाल के साथ मैं इस सवाल को जोड़ूं कि अभी कराची में इंतखाबात हुए बल्दियाती, कराची में जमात इस्लामी एक बार फिर उभर कर सामने आई, तो आप क्या समझते हैं कि वही शोहरत, वही जो एतमाद कराची के लोगों का पंजाब में आप समझते हैं कि वो आप हासिल कर पाएंगे जो एक गैप है? और जैसे आपने पहले बात की, कोई करप्शन का दाग नहीं है, सारे पार्टी के जो क़यादत में भी रहे, इत्तेहादी भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ रहे, तो क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी ने हर घर तक पैगाम पहुँचा दिया है कि मुखलस और दयानतदार क़यादत जमात इस्लामी की क़यादत है। बाकी तमाम पार्टियों को कौम ने आजमा के देख लिया, बार बार आजमा के देख लिया, और फ़ायदा क्या हुआ कि मुल्क हमारा नीचे जा रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा बल्कि दिन ब दिन डूब रहा है। तो अब इस मुल्क को जमात इस्लामी जैसी मुखलस क़यादत ही संभाल सकती है। मैं समझता हूँ कि अवाम को खुद भी चाहिए कि सिर्फ दयानतदार लीडरों का इंतखाब करें ताकि ये मुल्क तरक्की करे, मुल्क में अमन आमा बेहतर हो, तालीम के मौके बेहतर हों, और इलाज मुआलजे का जो तरीक़ाकार है वो यकसर चेंज होकर बहुत बेहतर हो जाए, और जो बेरोज़गारी है वो मुल्क से ख़त्म हो और हर बंदा खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके। सही है। अच्छा, क्या कहेंगे, यकीनन आपने एक बड़े हल्के का इंतखाब किया, हल्का पीपी 34 जिसमें तगड़े उम्मीदवार इससे पहले भी जो जीत कर जो वजारतों में भी बैठे, सामने भी आए। आपकी नज़र में क्या समझते हैं कि इतने अरसे के बावजूद भी पीपी 34 के जो बुनियादी मसाइल, वहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं जो अभी भी खल तलब हैं, और अगर आपको मौका मिलता है, आपकी जमात को मौका मिलता है, तो आप उन इश्यूज़ को साथ लेकर चलेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पूरे मुल्क में एक मसला मौजूद है, वही हल्का पीपी 34 में भी है कि इसका अमन आमा का जो है वो मसला मौजूद है, स्ट्रीट क्राइम्स मौजूद हैं, चोरियां डकैतियां उसी तरह हो रही हैं, और लड़ाई झगड़े और के इसी तरह जो थाने कचहरी के मसाइल सेम टू सेम उसी तरह चल रहे हैं। उसी तरह रोड नालियाँ गलियाँ सब बनने वाली हैं। इसी तरह जो है तालीमी सूरत भी वो दुगरगू हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के जो मसाइल हैं वही इधर भी हैं। हमें पूरे मुल्क को एक जैसा लेके चलना चाहिए। हम नहीं समझते किसी एक हल्के का फोकस ज़्यादा हो। अगर मेरी जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो पूरे मुल्क में बिल्कुल बराबर मौके हर एक को देगी, ताकि वो अपने आप को भी आगे बढ़ा सके और ये मुल्क भी आगे चले। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ये जमात इस्लामी के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल मुल्क में ये वाहिद सियासी जमात है जो फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। कहीं पे अर्थक्वेक है, कहीं पे सैलाब है, कहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2005 के ज़लज़ले में देखा, और फिर अभी जो इस साल पिछले 2022 में सैलाब आया, ये जनूबी पंजाब में और सिंध में, बलूचिस्तान में जमात इस्लामी ने बहुत ज़्यादा काम किया। इतना हुकूमत और सारे इदारों ने नहीं किया जितना अकेली जमात इस्लामी ने किया। लेकिन इसको इंटरनेशनली सतह पे टर्की में भी, यहाँ से आपका वक्त जो गया, जो अभी हालिया टर्की में जो है वो, और म्यांमार में भी गए हैं, शाम में भी गए हैं। जी, इस तरह जमात इस्लामी हर जगह पे जाकर काम करती है। मेरा ये कहने का मकसद था कि मतलब इस हद तक फलाही कामों में भी पजीराई और जमात इस्लामी का, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पे गैप आपको नज़र आता है कि जिसकी वजह से आप उस कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर तक नहीं पहुंच रहे, या आप क्या समझते हैं कि यानी हमें ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे बात आगे? तो आप क्या समझते हैं जमात ने क्या लाए अमल को ऐसा तरतीब दिया आपके जो अमीर हैं? लोगों की आपने ज़हन साजी करनी है। अगर आप ये कहेंगे ना कि आप ज़बरदस्ती किसी वोट ले सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मुल्क में आज तक जो है वो थाना कचहरी और गली नाली की सियासत चल रही है। इस सियासत से अवाम को बाहर निकलना होगा। थाना अपना काम कर रहा है, अदालतें अपनी काम कर रही हैं। आप सियासतदानों को थाने नाली गली में घुसेड़ रहे हैं। सियासतदानों का काम है जाके कानून साजी करें। अभी देखें हमारी पार्लियामेंट में मेंबरान पूरे नहीं है। कोई अगर वही नया कानून बनाना चाहते हैं या पिछले को दोबारा करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं, तो मतलूबा मेंबरान नहीं है, वजह वो निकले हुए बाहर। तो हमें इन अपने MNAs को, MPs को दबा के भेजना चाहिए। असम्बलियों में जाके काम करो। यहाँ तो हम काम करने के लिए हैं ना। देखिए शहरों में DC हैं, DPO हैं, थानेदार अपने थाना चला रहा है, UC वाला अपना UC चला रहा है, तो ये अपना जाके काम करें। अब ये नीचे आके काम करना शुरू कर देते हैं,
तो इनको जब ये ऊपर अपना काम करेंगे, नीचे वाला अपना काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। यानी प्रॉपर एक सेटअप के साथ सबको साथ लेकर जो है वो चलना चाहिए। जी। मंशूर के हवाले से क्या कहेंगे? मंशूर तो जमात इस्लामी ने 4-5 दिन पहले जो है वो उसमें ओपन कर दिया है, तो मीडिया पे भी शेयर है। उसमें यही है, महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम और इलाज मुआवजा की सहूलियात और अमन आम, ये जो मुल्क में लाकानूनियत है ना, जो बेसिक चीजें हैं लोगों को वही असल में वही हो जाए तो काफ़ी। अगर कोई मुझे पूछे कौन सी एक चीज़ हो जाए मुल्क तरक्की करता है, मैं कहता हूँ आपके मुल्क में 100% अमन हो जाए, मुल्क तरक्की कर जाएगा। वो एक चीज़ काफ़ी है। अगर अमन होगा तो यकीनन बाकी डिपार्टमेंट भी सारे इजीली सर्वाइव करेंगे, काम करेंगे। ना पुलिस वाले को खतरा होगा कि मुझे कोई सियासी तौर पे दबाएगा, ना मेरी कोई तनजली पेटी उतारेगा, ना किसी और को कोई खतरा होगा, ना हेडमास्टर को खतरा होगा कि यार मैं बच्चे को अगर थोड़ा बहुत झिड़क लिया तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये जब खतरात ख़त्म हो गए, ना किसी को खतरा होगा। रास्ते चलती खातून को जब खतरा नहीं होगा, वो ऑफिस में वो अपने कारोबार पे अच्छी तरह टाइम दे सकेगी। हमारी ख़वातीन को भी मौक़े इस तरह अच्छे मिलने चाहिए, वो आगे बढ़ें। वो इसके लिए अमन का माहौल बहुत ज़रूरी है, वरना खातून काम नहीं कर सकती। ख़वातीन हर वक्त अगर खौफ में रहेंगी तो समझे कि पाकिस्तान की आधी आबादी काम ही नहीं कर रही। सही है। तो हमारे अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए और ख़वातीन को खुल के मौके काम करने के देने चाहिए। वो आप बिज़नेस में जा सकें, नौकरी में जा सकें, किसी काम में भी जाएं, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी 50% ये जो आबादी है ख़वातीन वाली, ये भी मुल्क की तरक्की में शामिल हो। आप क्या समझते हैं कि गुज़रते वक्त के साथ हम एक बड़े जदीद दौर में चल रहे हैं, 21वीं सदी का दौर है। हम जब बाकी ममालिक पर नज़र दौड़ाते हैं तो बड़ी तरक्की करते तेज़ी से जा रहे हैं, तो पाकिस्तान बजाय तरक्की के आप समझते हैं कि तंजली की तरफ आ रहा है? उसकी जो सियासी जो इस वक्त कुश्ती जो चल रही है उसमें जो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, तो आप बीइंग एक सियासी वर्कर क्या मशवरा देंगे मौजूदा गवर्नमेंट जो सेटअप है? पहली बात तो ये है कि रोज़ाना कभी फ्रूट का बाइकाट, कभी मटन का बाइकाट, कभी किसी चीज़ का बाइकाट, कभी सब्जियात का बाइकाट, कभी गंदम का बाइकाट। इससे बेहतर है कि आप अवाम करप्ट सियासतदानों का एक दफ़ा बाइकाट करें और मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें जमात इस्लामी को कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है? जमात इस्लामी के लिए बहुत बेहतर हालात हैं और हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और जल्द अज जल्द होने चाहिए। इनको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी के लिए बहुत साजगार माहौल है और जो इन दोनों की लड़ाई में हमें फ़ायदा है, पुरअमन हालात में सबको फ़ायदा होता है। ये जो बहुत ज़्यादा गर्म हालात होते हैं इनमें किसी को भी फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। सही है। मैं चाहूँगा कि आप क्या पैगाम देंगे कम्युनिटी के लिए, स्पेशली जो आप अपनी कैंपेन में उसका आगाज़ कर रहे हैं, डोर टू डोर जो आप मूव कर रहे हैं, या फिर मुख्तलिफ हलकों में आप जो कॉर्नर मीटिंग्स आपकी हो रही हैं, क्या आपका ख़ास एक पैगाम है जो आप आवाम को देना चाहेंगे जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके हवाले से? राजा साहब आपको भी, कैमरामैन साहब आपको भी और पूरी आवाम को ये पैगाम है कि सिर्फ दयानतदार को वोट दें, सिर्फ दयानतदार को वोट दें, सिर्फ दयानतदार को वोट दें। पढ़ी लिखी तो ये कौम श्रीलंकी भी थी ना, क्या किया उसने? दिवालिया हमसे पहले हो गया। तो सिर्फ तालीम कुछ नहीं करेगी, असल में मानत और दयानतदारी सारा कुछ करेगी, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो मैं पाकिस्तानी कौम अपने तमाम भाइयों बहनों को ये पैगाम देता हूँ कि सिर्फ दयानतदार को वोट दें। मैं चाहूँगा आखिर में थोड़ा सा हम इसके हट के बात करते हैं, जैसे आपकी समाजी खिदमात भी हैं, उस हवाले से भी बिज़नेस कम्युनिटी में भी आप एक बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके मसाइल्स में, उनके इश्यूज़ में। स्मॉल ट्रेड चैम्बर्स का आगाज़ होने जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका आप क्या समझते हैं कि छोटे ताजर को क्या फ़ायदा होगा? राजा साहब आप जो चाहे सवाल करें, स्मॉल ट्रेडर जो है उसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ। ये पाकिस्तान में पहले 8 चैम्बर मौजूद हैं, ये 9वां चैम्बर है और मैं समझता हूँ कि गुजरात के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है। पूरी गुजरात जो है ना अवाम, उसके लिए एज़ाज़ की बात है। और दोनों चैम्बर मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से सबकत ले जाने के हवाले से भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम किया जाए। और छोटे ताजर के लिए ये नया चैम्बर ज़्यादा सूटेबल है। छोटा ताजर, छोटा बिजनेसमैन, छोटी इंडस्ट्री वाला वो इधर ज़्यादा रुख करेगा और मैं ख़ुद इंशाल्लाह उनके शाना बशाना उनके साथ हूँ। कल इसी जगह पे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ गुजरात चैम्बर,
स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री का मेरे पास उसका मेंबर साजी का हेल्पिंग डेस्क लग रहा है और हम यहाँ कल इंशाल्लाह लोगों की जो है वो मेंबरशिप करेंगे, रुकनी साजी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह और वो पूरा यकीन है कि गुजरात आवाम के लिए बेहतरीन और ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हाजी असलम जावेद साहब, जिन्होंने सियासी मंजरनामा जो मौजूदा जो हमारा चल रहा है उस हवाले से भी गुफ्तगू की और उस पे हम कैसे निकल सकते हैं उस हवाले से भी अपना लाएअमल वो भी अपना जो है वो दिया। जमात इस्लामी आगे जो है वो क्या मंशूर रखती है, जमात इस्लामी कैसे लेकर चलती है, उस हवाले से भी बात की। हाजी असलम जावेद साहब ने जो स्मॉल ट्रेड चैम्बर्स जो है उस हवाले से भी कल इनका जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़े एक्टिव, बड़े मुतहरिक हैं, तो कल वहाँ पे मेंबरशिप के लिए भी इनका हेल्प डेस्क लग रहा है। उसके वाले से भी इन्होंने बताया कि वो छोटे ताजिर के लिए किस तरह फ्रूटफुल होगा और वो कैसे जो है वो काम कर सकेगा। ये थी हमारी एक नशिस्त। इस तरह की नशिस्त हम तरतीब देते रहेंगे। आगे चल के फिर हम तकलीफ़ देंगे हाजी असलम जावेद साहब को मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से कि वो इस हवाले से क्या अपना तज़िया और क्या जो है वो सोच रखते हैं। इरफान राजा को प्रोग्राम ओपन फोरम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।